हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम क्लास 10 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रिवीजन लेने वाले हैं। ये रिवीजन लेने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप लोगों को जो है ये पूरा चैप्टर्स बुक खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर भी पूरे देखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम के लिए जैसे ही आप प्रिपेयर करेंगे, इस रिवीजन को देखते ही आप लोगों को तमाम डायग्राम्स, उसके पॉइंट टू पॉइंट जो भी बुक में पॉइंट दिए हुए हैं वो तमाम आप लोगों के माइंड में जो है वो आ जाएंगे। और जो पेपर आपका एक्टिविटी बेस्ड होता है, उस एक्टिविटी बेस्ड पेपर में आप लोगों को जो डायग्राम्स आती है तो वो डायग्राम्स क्या रिप्रेजेंट करती है और उस डायग्राम से आपको क्या पूछा जा रहा है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और उसी तरीके से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर जो कंसेप्ट मैप है, इस चैप्टर में हमने देखा कि हेरिडिटी गवर्न्ड बाय मेंडल्स लॉ। 9th क्लास में मेंडल्स के लॉज आपने देख चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। उसी तरीके से डार्विन्स की जो थ्योरी है यहाँ पे आपको बताया गया है। और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आपको 6 एविडेंसेस दिए गए हैं: मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, पैलिएंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। डायग्राम के थ्रू आप क्या है समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में आप लोगों को जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और उनके शेप्स दिए हुए हैं। एनाटॉमिकल एविडेंस में बोन्स दिए हुए हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी कि बेकार जो ऑर्गन्स होते हैं, अपेंडिक्स हो गया है। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस में फॉसिल्स दिए गए हैं। कनेक्टिंग लिंक्स में पेरिपेटस है, डैकबिल्ड प्लेटिपस है। और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में जो फिटल कंडीशंस होती हैं, जो फिटस होता है, एम्ब्रियो होता है, उसके अलग अलग कंडीशंस दिए गए हैं। एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को इस तरीके की भी अगर फिगर्स आ जाती हैं और पूछता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग इसका आंसर जो है वो ईजिली दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसका डिटेल देखेंगे कि ये तमाम एविडेंसेस क्या होते हैं। इसके बाद जो आप लोगों को दिया गया है वो है साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरी और उनकी कंट्रीब्यूशंस। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने 1886 में पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर बताया था। ह्यूगो डी व्रीज 1901 के अंदर रीजंस बिहाइंड सडन चेंजेस। थर्ड, वॉल्टर एंड सुटॉन ने क्रोमोसोम के पेयर्स होती हैं ग्रॉस हॉपर सेल में बताया था। एवेरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने 1944 में ये बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है एक्सेप्ट वायरसेस। जैकोब एंड मोनैड ने बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल इन्होंने दिया था विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। हरगोविंद खुराना ने ट्रिपलेट कोडॉन को डिस्कवर किया था। विलार्ड लिब्बी ने कार्बन डेटिंग टेक्निक जो मेथड है उसे डेवलप किया था। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रपोज किया था। और लेमार्क ने एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन, यानी कि लेमार्क ने लेमार्किज्म ये जो डिस्कवरी थी इसे पेश किया था। तो आप लोग ये तमाम जो साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन है अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और ये आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो दिया गया है वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का बनना इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर आरएनए से डीएनए बनता है, अभी हमने देखा कि डीएनए से आरएनए बन रहा तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और इसका रिवर्स होता है तो इसे हम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से डीएनए का बनना। ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं। हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस। हेरिडिटी किसे कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर विद द हेल्प ऑफ जीन। Mendel is the pioneer of modern genetics. In 1901, mutational theory proposed by Hugo de Vries. In 1902, paired chromosome grasshopper में होते हैं, वॉल्टर एंड सुटॉन ने बताया। 1944 में अवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने बताया कि हर एक के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है एक्सेप्ट वायरसेस। 1961 में जैकोब एंड मोनैड ने प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल पेश किया था विद द हेल्प ऑफ डीएनए। Science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders. Production of hybrid varieties of animal and plant and in industrial process in which microbes are used.
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। जैसा कि आप लोगों को बुक में ये जो फिगर दी गई है ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करती है। ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए से जो है प्रोटीन का बनना थ्रू आरएनए, इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा। और अमाइनो एसिड के जो 3 कोडॉन्स होते हैं इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अब तक 20 अमाइनो एसिड्स से जो है वो ट्रिपलेट कोडॉन की डिस्कवरी किया है। एज पर द मैसेज ऑफ एमआरएनए, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय टीआरएनए फॉर द पर्पस। टीआरएनए पर एंटी कोडॉन होते हैं जो एमआरएनए के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अपोजिट होते हैं और इसे वो रीड करता है। ये प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। The ribosomes keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. It is called a translocation. कि राइबोसोम्स जो है वो mRNA पर आगे आगे सरकता है, मूव होता है, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इस तरीके से अमाइनो एसिड की चेन बनती है और प्रोटीन फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को म्यूटेशन का प्रोसेस है, यानी कि जो सडन चेंजेस आते हैं, जीन अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुआ, इर्तखा हुआ, जो चेंजेस आ गए हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सेलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। 3.5 billion years ago, life had been not existed on Earth. First primitive type of cell may have been formed from the mixture of the different types of organic and inorganic compounds. There may have been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, which would not adjust with the surrounding. यानी बोला जा रहा है कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट डेवलप हुए हैं, उसके बाद जो है वो रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, पाइसेस, फिर उसके बाद मैमल्स और एव्स जो है वो डेवलप हुए हैं। इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन की मदद से इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस दिए गए हैं आप लोगों को। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है कि स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑर्गेनिज्म के सम सिमिलैरिटीज़ हमें नज़र आती है। शेप्स ऑफ प्लांट हो गया या एनिमल्स का जो शेप हो गया, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एनिमल्स आपको डॉग हो गया है, फॉक्स है, उसी तरीके से शीप है, इनके माउथ हमको सेम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो सबके कॉमन थे। इसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंस में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जो है यहाँ पर सबके सिमिलर है। जैसा कि ह्यूमन हैंड है, उसी तरीके से चिमगाडर जो है, बैट का जो आपको पर दिया गया है, उसी तरीके से जो है वो 4 लिम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके जो बोन्स हैं इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही है। इसका मतलब कि सबके एंसेस्टर कॉमन्स हैं। बोन्स के बारे में है तो एनाटॉमिकल एविडेंस में आएगा, शेप के बारे में है तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी कि वो ऑर्गन्स जो हमारे अंदर जो है अभी अंडर डेवलप्ड हो गए हैं या डीजनरेट हो गए, यानी अब हमारी बॉडी में उनका कोई भी काम नहीं है। एग्जाम्पल है जैसे कि अपेंडिक्स है, उसी तरीके से टेलबोन है जिसे हम कॉकिक्स कहते हैं, विजडम टीथ है। तो ये तमाम जो है इनके कोई भी फंक्शंस ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है, इसलिए इन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि बेकार ऑर्गन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया गया है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में हमको फॉसिल्स के बारे में देखना है। फॉसिल्स किसे कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्या हो गए हैं अर्थक्वेक की वजह से या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, वो ज़मीन के अंदर क्या हो गए हैं, उनके जो इम्प्रेशंस है, जो रेमनेंट जो बाकी रह गए हैं, इसे हम फॉसिल्स कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको डायनासोर के फॉसिल्स बताया गया है या फिशेस है, इनके इम्प्रेशंस बताए गए हैं। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक से हम इन फॉसिल्स की क्या करते हैं, एज मालूम करते हैं और ये पैलियोंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को डिटरमाइन करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो ये जो कार्बन डेटिंग टेक्निक है ये डॉक्टर विलार्ड लेब्बी, इन्होंने क्या किया था, कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है वो डिस्कवर किया था। इसके बाद आप लोगों को है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द वेरियस वर्टिब्रेट शोज दैट ऑल एम्ब्रियोज शो सिमिलैरिटी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज एंड दो सिमिलैरिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली। यानी कि
ह्यूमन बींग हो, टॉर्टाइज हो, मंकी हो, पिग हो, हर एक ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट स्टेज जो है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है और हम इन्हें इजीली पहचान नहीं सकते। इन तमाम का मतलब ये हुआ कि सब के एंसेस्टर्स क्या है, कॉमन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन विच preaches the survival of the fittest. डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक में लिखा है कि जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हो सकते हैं, जो फिट होते हैं और जिसे नेचर सेलेक्ट करती है वही ऑर्गेनिज्म फिट होते हैं। इसके बाद है लेमार्किज्म। लेमार्क ने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं इसे रिस्पॉन्सिबल बताया है इवोल्यूशन के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जो जिराफ है इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इवोल्यूशन इनके अंदर हुआ है। पहले इनकी जो नेक थी वो कैसी थी, छोटी थी, लेकिन इनके ऑर्गन्स के अंदर क्या हो गया है, डेवलपमेंट आ गए हैं और यही मॉडिफिकेशंस जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या है कि जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेसीज कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी स्पेसीज है प्लांट की, एनिमल्स की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज़ द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि इंसान के अंदर इवोल्यूशन, तब्दीलियाँ, इर्तक़ा कैसे हुआ। ह्यूमन्स आर said to have evolved from ancient animals like lemur approximately 7 करोड़ years ago। 7 करोड़ साल पहले लीमर से जो है इंसान जो है वो डेवलप हुआ है। There are been consist evolution in man since then. Apes which started to live on land as forests declined show the gradual development. Their lumbar bones developed, their posture changed and they started using hand. These apes then grew up in size and become more intelligent। यानी पहले लीमर था, उसके बाद एप्स डेवलप हो गए हैं। उसके बाद जो फर्स्ट एनिमल रेमापिथिकस एप जो है ईस्ट अफ्रीका में जो है वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल था। डेवलपमेंट ऑफ एप्स कंटिन्यूड विद द डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेन एंड डिस्कवरी ऑफ फायर। उनके ब्रेन के अंदर डिस्कवरी और डेवलपमेंट हुआ है और फायर को डिस्कवर किया है। उसके बाद जो है होमो सेपाइंस यानी कि ह्यूमन डेवलप हो गए हैं। नेंडरथल मैन आप लोगों को डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है, ये सबसे पहला फर्स्ट होमो सेपाइंस था। सिंस दैन द इवोल्यूशन हैज़ बीन फास्टर, और इस तरीके से यहाँ से इवोल्यूशन फास्ट हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग जो है ह्यूमन इवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस आपको बुक में भी दिए गए हैं, आप वो देखिए। और जो फिगर 1.34 है यहाँ पर नेंडरथल मैन दिया गया है जो फर्स्ट होमो सेपाइंस था। तो यहाँ पर हमने पूरे होल चैप्टर का रिवीजन देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। उसी तरीके से कमेंट बॉक्स में आप जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। आप जो है वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को क्या है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और जब भी आप लोगों को ये चैप्टर की ज़रूरत है तो आप इसका रिविज़न देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।